हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जनाब आपकी डिमांड पे, आपकी भारी डिमांड पे ये वीडियो फाइनली आ चुका है। टॉप 200 केमिस्ट्री पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेंस 2024। जेई मेंस 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से भी कुछ टॉप के क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। 200 क्वेश्चंस आपके सामने दे दिए गए हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, बट उस पीडीएफ को देखने से पहले, डाउनलोड करने से पहले हमारी कुछ बातें सुन लें, इस पीडीएफ को कैसे यूज करना है। राइट, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स आपको मिल जाएगा जिसमें आपको चैप्टर्स नेम दिए हुए हैं एंड उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन में लिए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। मोल कॉन्सेप्ट से 6 क्वेश्चन, रिडॉक्स से 5 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 9 क्वेश्चन। इन सभी तरीके से आप देख सकते हैं एट द एंड यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वहां से हमने कितने 17 क्वेश्चन लिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 14 क्वेश्चन। तो जो चैप्टर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी सिलेक्ट आउट किए हैं। राइट, जीओसी 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, मतलब हमने लिए हैं, पूछे तो और भी ज्यादा गए हैं, है ना। और यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। एट द एंड आकर के आपको यहाँ पर लाना है पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक एंड लास्ट में ऑर्गेनिक। आपको सब कुछ बिल्कुल ही प्रिंटेड फॉर्मेट पीडीएफ में मिलने वाला है। राइट, कोई भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है, इसका प्रिंट आउट लेना है एंड रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। एट द एंड आपको आंसर की भी मिल रही होगी क्या, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें एंड आप देख पाएं कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं, है ना। अगर कोई समस्या है तो वीडियोस तो अवेलेबल है ही आपके पास, है ना। उन वीडियोस को देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राइट, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर। ओके, बहुत ही टफ है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। द मास ऑफ एसिटेनिलीड प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड इज। ओके, तो बेसिकली हमको सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं, हम इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। NH2 सॉरी, इस तरीके से हम रिएक्शन को लिखेंगे। अब ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। एनिलीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, टू प्रिपेयर एसिटेनिलीड। जनाब इसको अब हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आपको समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। जनाब ये सिंपल सी रिएक्शन है एंड इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ये पता करना है ना कि NH2 से ये कितने ग्राम बनेगा। राइट, तो यहाँ पर आपको इन दोनों के मोल्स को इक्वल करना पड़ेगा। राइट, तो हम इन दोनों के मोल्स को इक्वल करते ही डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम इन दोनों के मोल्स को इक्वल करेंगे NH2 एंड इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लिखना चाहेंगे एसिड। राइट, उसके लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना होगा। वेट क्या होगा, NH2 का जो दिया हुआ है 9.3 ग्राम, NH2 नहीं सॉरी एनिलीन होगा, यहाँ पर NH2 नहीं होगा जनाब, एनिलीन। राइट, अब एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H5 तो ये वाला हो जाएगा, बेंजीन जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट के तरीके पे लगी हुई है। C6H5 प्लस NH2, जनाब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H5NH2 यानी कि 6 कार्बन है एंड हमारे पास 7 हाइड्रोजन है एंड 1 नाइट्रोजन है। 6 कार्बन से 72 आएगा, 12 × 6 72 एंड 7 हाइड्रोजन से 7, 5 + 2 × 1 7, नाइट्रोजन से जनाब आएगा 14। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 93। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम 93 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी हम देखेंगे C6H5 इसका हो जाएगा बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड नाउ NHCOCH3। ओके, तो जनाब 2 कार्बन और हो जाएंगे यानी कि C8, इसका एक्चुअल होगा C8 एंड हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले से ही 5 थे एंड यहाँ पर 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे कंप्लीट एंड ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन होगी एंड 1 नाइट्रोजन होगा। राइट, आई थिंक हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो जनाब 12 × 8 96 होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंड 9 ऑक्सीजन के लिए 17, नाइट्रोजन के लिए 14। जो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 6, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा जनाब 135। राइट, कुछ भी आई थिंक हमने गलती अभी तक तो नहीं की है। तो जनाब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इसका वेट क्या होगा। वेट ऑफ, जनाब हम नेम तो प्रोनाउंस करेंगे नहीं, 135 एंड इसको यहाँ से हटाएंगे 1/10 आएगा यहाँ पर एंड इस तरीके से जनाब अब इसको हटाएंगे तो वेट इसका आएगा 13.5। राइट, 13.5 ग्राम। तो हम यहाँ पर देखेंगे 10.1, 10 to the power -1 ऑलरेडी है, तो 1 सेकेंड हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं, 135 × 10 to the power -1 हो जाएगा। राइट, तो हमें उस खाली जगह में लिखना था 135। यस, तो जनाब ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ है। राइट, एंड इस रिएक्शन के बिना आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। 0.05 सेंटीमीटर
thick coating of silver is deposited on a plate of 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट। ओके, तो कुछ इस तरीके की प्लेट है, हम अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, इस तरीके की कुछ प्लेट है एंड यहाँ पर हमने सिल्वर कोटिंग की है 0.05 सेंटीमीटर की, राइट, एंड उसका एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, प्लेट का एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है सिल्वर कोटिंग का, वॉल्यूम ऑफ कोटेड सिल्वर। ओके, कोटेड सिल्वर का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उसको पता किए बिना हम कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम एरिया आपको पहले ही दिया रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर एंड 0.05 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए हमें 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर से जनाब हमको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। एंड यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा होगा। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। सिल्वर एटम पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितना मोल डिपॉजिटेड होगा। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला और आना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने जनाब वॉल्यूम पता कर लिया है, डेंसिटी हमको दी हुई है, तो उससे हम यहाँ पर पता कर पाएंगे कि इसका मास कितना होगा। मास पता हो जाएगा तो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मास एंड एटॉमिक मास से निश्चित तौर पे हम कहाँ पहुंच पा रहे होंगे, मोल से हम एटम तक भी पहुंचाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं कि कहाँ से आप कहाँ पहुंच पाएंगे, किस फार्मूले से आपको क्या मिलेगा एंड उसका आगे क्या यूज होने वाला है। ओके, तो फिलहाल हमें मास चाहिए। मास के लिए हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है जनाब, 7.9 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करने मतलब जाना फंस जाओगे जनाब यहीं पे। एंड मास हमको मिल चुका है एंड मोल्स हमको पता करने हैं। मोल्स के लिए जनाब हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट, ओके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो वेट हो गया 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1, 0 एंड 8। ओके, तो ये हो गए जनाब हमारे मोल्स। एंड अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यदि आपने अभी इसको सॉल्व कर लिया तो फिर से फंस जाएंगे। 1 मोल में जनाब क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, राइट। 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी मोल होने वाले हैं उसको यदि हम Na से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम पता कर पाएंगे इस सिल्वर कोटिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जनाब, वही हमसे पूछा गया था। तो इस पर्टिकुलर चीज को 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1, 0 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनाब ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन एंड जरा सा भी आपने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आने वाला है 11.01 इंटू 10 टू द पावर 23। 11.01 यानी कि आप लिखेंगे 11 एंड 10 टू द पावर 23। नाउ हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, 10 टू द पावर 23 आपको यहाँ पर दिया रखा है, ये 10 टू द पावर 20 है। ओके, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप 11 लिख देंगे एंड ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऑलराइट, अ सैंपल ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 वेटेड 2.21 ग्राम इज इग्निटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज। ओके, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल सके लिखने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम रिएक्शन को लिखेंगे, CaCO3 विल गिव CaO एंड CO2 एंड इसी प्रकार से MgCO3 को भी हम लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, MgO एंड CO2। अभी आपको दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना है। अ सैंपल ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 वेटेड 2.21 ग्राम, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड वेट हमको दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं, इन दोनों का कंबाइंड वेट है 2.21 ग्राम्स, राइट, इज इग्निटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम। दैट मीन्स CaO एंड MgO का कंबाइंड वेट है 1.152 ग्राम, राइट। इन दोनों का कंबाइंड वेट क्या होगा, 1.152 ग्राम, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, यानी कि हमसे इंडिविजुअल वेट पूछा गया है CaCO3 एंड MgCO3 का। अब हमें इंडिविजुअल वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अपने कलर को वापस लेकर आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम ऑरेंज कलर को वापस लेकर आएंगे ताकि हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकें। CaCO3 का हम वेट मान लेते हैं W। जैसे ही हम CaCO3 इसका वेट हम W मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे MgCO3 का वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने CaCO3 का वेट एज्यूम किया है W, तो MgCO3 का वेट होने वाला है 2.21 माइनस W, 2.21 माइनस W ग्राम्स, राइट। ये हो जाएगा MgCO3 का इंडिविजुअल वेट, राइट, वेरी सिंपल। अब हमें यहाँ पर एक चीज और लगानी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी हम मोल्स को इक्वल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी हम मोल्स को इक्वल कर सकते हैं।
moles of CaCO3 is equal to moles of CaO, right? Very simple. Moles of CaCO3 equal to moles of CaO, यानी कि weight of CaCO3 upon molecular weight of CaCO3. तो weight of CaCO3 हमने क्या माना है W, तो यहाँ पर हम W लिखेंगे upon molecular weight क्या होगा CaCO3 का, जनाब यहाँ पर दे के रखा हुआ है 100, राइट? तो हमें कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत है नहीं, फिर भी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, राइट? मोल्स ऑफ CaO, ओके, यहाँ पर भी वेट ऑफ CaCO, दैट मीन्स यहाँ पर उनको ऐसे ही लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, WCaO डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जनाब CaO, यानी कि कैल्शियम का हो जाएगा 40 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि 56, राइट? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करते हैं। वेट ऑफ CaO को हम इस तरीके से लिखेंगे W इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100, राइट? अभी आप इसी तरीके से करते जाइए, अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट? और पूरी तरीके से यहाँ पर भी हम लिखेंगे मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO, जैसा कि हमने यहाँ पर किया CaCO3 के मोल्स को इक्वेट किया CaO के साथ, उसी तरीके से हम MgCO3 के मोल्स को MgO के साथ इक्वेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं वेट ऑफ MgCO3 2.21 माइनस W ग्राम्स होगा, राइट? यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, डिवाइडेड बाई MgCO3 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 84, राइट? वेट ऑफ MgCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3, और अब हम लिखेंगे वेट ऑफ MgO। वेट ऑफ MgO जनाब यहाँ पर भी हम WMgO ही लिख लेते हैं, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा MgO का? मॉलिक्यूलर वेट होने वाला है जनाब 40, राइट? आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होगा 24 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 24 प्लस 16 इक्वल टू 40, राइट? वेरी सिंपल। और अब हम WMgO को भी उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने WCaO को लिखा था, राइट? यहाँ पर आप देख पाएंगे WMgO इज इक्वल टू 2.21 माइनस W, ये क्या हो गया जनाब, यहाँ पर W लिखना था हमको, इंटू 40 डिवाइडेड बाई 84, राइट? सही किया हमने, बिल्कुल सही किया है। WCaO इज इक्वल टू W इंटू 56 डिवाइड बाई 100 एंड WMgO आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंड इन दोनों का एडिशन WCaO प्लस WMgO हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 1.152 ग्राम, राइट? वेरी सिंपल, 1.152 ग्राम। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं 2.21 माइनस W इंटू 40 डिवाइडेड बाई 84, और अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 1.152 ग्राम से, राइट? जो कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम वापस से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमें देखने में आएगा कि WMgO प्लस WCaO 1.152 ग्राम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और हमने एज्यूम करके ये सॉल्व किया कि WCaO इक्वल टू W इंटू 56 डिवाइड बाई 100 होगा, एंड WMgO यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट? इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1.152 ग्राम्स के इक्वल करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनाब हमको W की जो वैल्यू मिलने वाली है वो होगी 1.1886, राइट? W इक्वल टू 1.187 ग्राम्स आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, और हमने W क्या एज्यूम किया था? CaCO3 का इंडिविजुअल वेट ही हमने W एज्यूम किया था, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, राइट? CaCO3 का इंडिविजुअल वेट हमने W एज्यूम किया था, यानी कि हमको CaCO3 का इंडिविजुअल वेट पता चल चुका है, दैट इज 1.187 ग्राम्स, ऑलराइट? और हमें MgCO3 के इंडिविजुअल वेट के लिए 2.21 माइनस W करना पड़ेगा, तो हम करके देख लेते हैं। 2.21 माइनस 1.187, और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनाब हमको W ऑफ MgCO3 चाहिए, राइट? इंडिविजुअल वेट ऑफ WMgCO3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1.023 ग्राम्स, राइट? तो इससे ये साफ हो चुका है कि MgCO3 का इंडिविजुअल वेट होगा 1.023 ग्राम्स, एंड इंडिविजुअल वेट ऑफ CaCO3 होने वाला है 1.187 ग्राम्स। तो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 1.187 ग्राम CaCO3, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट? वेरी सिंपल। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं इस आंसर तक पहुंच पाएंगे, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, उसके बाद आपको ये एज्यूम करना आना चाहिए, तब जाकर आप सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। जब आप इन चारों फार्मूलों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको पहली बार में, राइट? एंड जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं, चलिए हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करने वाले हैं। आप सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, राइट? एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से एंड मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, राइट?
चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं जनाब 100 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है जनाब तो 42.1% कार्बन है, दैट मीन्स 42.1 करेंगे आप डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, राइट, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 होता है ना, वही करने वाले हैं आप। 6.4% हाइड्रोजन है तो उसको भी डिवाइड करेंगे आप 1 से, रिमाइंडर जो ऑक्सीजन तो जनाब बचेगा कितना, 4 1 5, तो जनाब 5 पॉइंट में आने वाला है 22 42 48, दैट मीन्स 41 है जनाब, 51 आएगा, राइट। 51.5% आने वाला है ऑक्सीजन का, एंड ऑक्सीजन का जनाब 16 होता है। ओके, तो अभी तक सही किया हमने, सही किया है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है 12, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, 16 3 48, तो 3 ही आने वाला है, दैट मीन्स 363, यानी कि CH2O। ये होने वाला है आपका इंपेरिकल फार्मूले की अगर हम बात करें तो, इंपेरिकल फार्मूला। और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342, पर जब आप इस फार्मूले के यूज से यहाँ पर आएंगे, सॉरी इंपेरिकल फार्मूला जब भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कुछ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मैच नहीं करने वाला। करके देख लीजिए, CH2O है, इसकी अगर मल्टीप्लाई आप 11 से कर दें तो C11H22O11 होना चाहिए, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, C11H18 है, C11H22 होना चाहिए। और अगर C12 करते हैं तो C12H24, ऑक्सीजन 12 होना चाहिए, C12H20 है, नहीं होगा, C12H22 है, नहीं होगा, C14 अगर आप करते हैं तो C14H28 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी नहीं है। इतना आपने कर लिया, टाइम भी लग गया, आपके हिसाब से आपने कॉन्सेप्ट भी पूरा लगा लिया है, बट फिर भी आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो फ्रस्ट्रेशन सातवें आसमान पर होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन कैसे क्रैक होने वाला था, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था, राइट। अब आपको, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करिए, एंड बिलीव मी इन चारों में से सिर्फ एक ऐसा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 आने वाला है, राइट। तो इसीलिए हम कह रहे थे थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर फंसना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखना है, और भी अदर पॉसिबिलिटीज की तरफ हमको अप्रोच करते रहना है, राइट। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कार्बन 11 है, इसकी जब मल्टीप्लाई हम 12 से करने वाले हैं तो आने वाला है 132, राइट, 132 आएगा या फिर और कुछ आएगा, 12 एकम 12 जनाब, यस 132 ही आएगा, प्लस 18 हाइड्रोजन की वजह से, एंड 16 इंटू 12 जब आप करेंगे तो कितना आने वाला है 16, तो 60 आ जाएगा, 192। जब आप इसका एडिशन करने वाले हैं तो आ जाएगा जनाब 344, राइट, मॉलिक्यूलर वेट 344 आ जाएगा, जो कि नहीं है। इसको देखते हैं, C12 दैट मीन्स 12 इंटू 12 144, प्लस H20 है तो डेफिनेटली प्लस 20 करेंगे, ऑक्सीजन 12 है इंटू 16 करेंगे तो 16 गुणे 12 आप कर चुके आ चुके हैं, यहाँ पर 192 हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब क्या आने वाला है 4 to 6, ओके, 9 to 11 4 5, राइट। तो ये वाला भी गलत हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आते हैं, 12 इंटू 12 जनाब यहाँ पर भी 144 हो जाएगा, प्लस 22 आप करेंगे, और प्लस कितना करना पड़ेगा 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा 16 दहम 176, राइट। जब आप इसका एडिशन करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा 824, यस, यहाँ पर जनाब आ जाएगा 342, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से अप्रोच करने वाले थे तो मत करिएगा, करके देख लेना है किस तरीके से करेंगे। जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली 342 नहीं आएगा, राइट, कुछ और ही आने वाला है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, 14 इंटू 12 जनाब आप करेंगे तो कितना आने वाला है 12 इंटू 4 48, 12 कम 12 168, राइट, प्लस 20 करेंगे 16 इंटू 10 60 करेंगे तो ऑब्वियसली जनाब ये यहाँ पर 8 आएगा, 16 16 32 34, 348 आ जाने वाला है। ओके, सही किया आई थिंक हमने, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। बाकी आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था तो आप निश्चित तौर पर करेक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे होते। डेंसिटी ऑफ एक्स सॉल्यूशन, डेंसिटी दी गई है आपको, NaOH सॉल्यूशन है, व्हाइल इन मोलैलिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 मोलल, देन x इज मोलर मास आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जनाब ये फॉर्मूला हो जाने वाला है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलर मोलैरिटी, राइट। मोलैलिटी यहाँ पर है, मोलैरिटी फॉर्मूले के अंदर है, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, गॉट इट। तो मोलैलिटी आपको दी हुई है 3 मोलल, 3 यहाँ पर लिखिए,
1000 एज इट इज, आपको मोलैरिटी दी हुई है एक्स के फॉर्म में, राइट, लिखा हुआ यहाँ पर एक्स मोलर, चलिए यहाँ पर आप एक्स ही मान लीजिए। 1000 एज इट इज रहेगा, डेंसिटी भी आपको दी हुई है, यहाँ पर है जनाब ये रही 1.12, 1.12, बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है क्योंकि जनाब ऑप्शंस की तरफ देखिए 3.5, 3.8, 2.8, 3.0 बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलेगा। ओके, मोलैरिटी एक बार फिर से आप एक्स ही मानेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 40। कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बताइए, कर सकते हैं ना। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं 1000 एक्स, तो ऑब्वियसली आपको नजर आ ही जाएगा, डिवाइड बाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 आने वाला है, माइनस 40x हो जाने वाला है, इक्वल टू 3 एज इट इज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1000x तो जनाब ऐसे ही रहने वाला है, इसको लेकर आएंगे तो 3360 हो जाएगा, राइट, एंड माइनस 120x हो जाने वाला है। माइनस 120x जब इस तरफ आने वाला है तो क्या हो जाएगा 1120x, सिंपल, 3360 एज इट इज है ही। अब जनाब बहुत ही आसान हो चुका, ये 3 से चला जाएगा, राइट, इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 3 आने वाला है। बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, जनाब सभी को पता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कंबशन की रिएक्शन है ग्लूकोज की, और आपसे पूछा गया है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 900 ग्राम ग्लूकोज के लिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है जनाब, बिल्कुल भी टफ नहीं है। C6H12O6 ये रहा ग्लूकोज, इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जनाब क्या बनेगा CO2 along with H2O का फॉर्मेशन होने वाला है, बढ़िया है। अब रिएक्शन को करिए बैलेंस, चलिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6 कार्बन यहाँ पर हैं, तो 6 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12, तो यहाँ पर भी 12 होने चाहिए, दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं 6, तो 8 नहीं, इस तरफ देखेंगे 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हैं, तो रिएक्टेंट साइड तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यानी कि 18 6 12, दैट मीन्स 6 से यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे, 6 यहाँ पर, तो 18 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी हो चुके हैं, बढ़िया लगा। अब आप रेशियो को देखिए, रेशियो में क्या है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, राइट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ O2। रेशियो समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज will react with 6 mole of O2, सही है, 1 रेशियो 6 का रेशियो है। ग्रेड 900 ग्राम ग्लूकोज है, 900 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हो जाएगा, N निकालते हैं, N बोले तो मोल, C6H12O6 यही है ना ग्लूकोज, तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो जनाब हमें दिया हुआ है 900 ग्राम, वेट 900 ग्राम हो चुका है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया गया है 180, दैट मीन्स 5 आने वाला है। अगर 5 मोल ग्लूकोज के हैं तो बताइए जनाब ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, 1 से 6 हैं तो 5 से जनाब 30 हो जाने वाला है, 30 मोल ऑफ O2। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि इस रिएक्शन में 30 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। अब बताइए जनाब, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब आपसे यहाँ पर वेट पूछा गया है, मोल्स आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 32 होता है ना, O2 है जनाब, वेट 32, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा, तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा 30 मोल्स हैं इंटू 32, जनाब 960 आ जाने वाला है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, यस जनाब, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्या है ये, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब, ओहो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यस जनाब, बिल्कुल सही है, और ये सही क्यों है इसके लिए 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल, सही बात है भैया, इकोनॉमिकल, पैसे की तो बचत करनी ही है, इट इज इकोनॉमिकल। और दूसरा पॉइंट क्या है, डज नॉट चेंज विद टाइम, सही है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए,
इट डज नॉट चेंज विद टाइम। सही है ना। पोटेशियम हाइड्रोजन हैलाइड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता है इसके दो रीजन है। यस जनाब, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फथलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो जनाब ये भी सही है, फिनोल्फथलीन को इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल को हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। पता है ना, पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और इसकी पीएच की रेंज क्या है? पीएच रेंज जनाब इसकी है 8 to 10। सही है। और जनाब ये कलरलेस से पिंक हो जाता है। पहले कलरलेस होगा, बट जैसे ही इसकी पीएच 9 से ऊपर जाने वाली है तो जनाब ये पिंक कलर देने लगेगा। सही है ना, पिंक कलर देने लगेगा। दैट मीन्स इंडिकेटर की तरह यूज होने वाला है। तो जनाब यस, स्टेटमेंट 2 सही हो जाने वाला है। इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फथलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फथलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। ओहो, डिस्प्रपोर्शनेशन बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। सही है, समझ में आया है ना जनाब। चलिए जनाब, क्लोरीन को हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cl2 है, न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि 0 है। ठीक है, यहाँ ClO नेगेटिव, यानी कि जनाब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। सही है ना, +1 होगी, क्योंकि जनाब आप क्लोरीन को x मान लेंगे, ऑक्सीजन पर -1 है, यानी कि -1 आप लगाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो यस, x की वैल्यू 1 आ जाने वाली। सही है ना। ClO नेगेटिव में क्लोरीन +1 में है, और यहाँ पर Cl नेगेटिव में -1 में है। तो जनाब सिंपल है ना, क्लोरीन 0 से +1 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन 0 से -1 रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। क्लियर है, यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बहुत अच्छी बात है। एल्कलाइन मीडियम है शोन बिलो, एल्कलाइन मीडियम है शोन बिलो, यहाँ पर OH नेगेटिव लिख दिया गया है। अगर आप वो नहीं लिखा जाता तब भी आपको पता होना चाहिए था, एल्कलाइन मीडियम का मतलब OH नेगेटिव ही होने वाला है। चलिए जनाब, इन चीज़ों को रफ कर लेते हैं ताकि हमको बढ़िया से रिएक्शन दिखाई भी दे। ओके, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए Cl2 को आप यहाँ पर लेकर आएंगे। Cl2 किस में जा रहा है? ClO नेगेटिव में जा रहा है। अभी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज कंफ्यूज होकर रह जाएंगे आप। सही है। और यहाँ पर क्या आने वाला है? Cl नेगेटिव। बताइए, रूल पढ़े हैं ना। पहला रूल क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो कुछ भी है उसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 Cl हैं, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 2 Cl हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि पहला पॉइंट ऑलरेडी कराया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करना है? H2O का एडिशन करके। प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन है, तो जनाब रिएक्टेंट साइड आपको एक H2O का एडिशन करना पड़ जाएगा। एक H2O का एडिशन कर देंगे तो यस, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ चुकी है, यहाँ पर भी। तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ का यूज करना पड़ जाता है। तो अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस ना किया होता तो यहाँ पर H2O ना आता, बट बैलेंसिंग तो करनी है ना। और जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 H भी आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, तो उनको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2H+ भी करना पड़ जाएगा। कर दिया। ओहो, अब ये समस्या आ गई है कि अब H+ को कैसे हटाया जाए। H+ को हटाने के लिए आपको OH नेगेटिव लाना पड़ेगा। ओहो, बड़ी समस्या है, OH नेगेटिव लाना पड़ेगा। जनाब OH नेगेटिव लाइए, 2 OH नेगेटिव आप लेकर आएंगे तो जनाब ये किसका फॉर्मेशन कर लेने वाले हैं? बताइए बताइए। पानी का। ये 2H2O का फॉर्मेशन कर लेने वाले हैं। बट जैसे ही आपने यहाँ पर 2 OH नेगेटिव को ऐड किया, यहाँ पर दिक्कतें हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 OH नेगेटिव ऐड करने वाले हैं तो जनाब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सही है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। यस जनाब, सब कुछ हो चुका है। अब हम कैसे लिखने वाले हैं? चलिए अब रिएक्शन को हम एक साथ लिख लेते हैं। Cl2 + H2O। देखिए ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड एक रिएक्टेंट साइड एक H2O है, प्रोडक्ट साइड 2 H2O है। तो यहाँ से एक H2O आप हटाएंगे, यहाँ से भी एक H2O आप हटा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड ही एक H2O बचने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, यहाँ से H2O हट चुका है और यहाँ से भी एक हट जाएगा, तो जनाब जो दो लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बचने वाला है। प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं, ग्रेट, यानी कि 2 OH नेगेटिव बच जाने वाले हैं रिएक्टेंट साइड। ओके,
अब बारी है प्रोडक्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको ClO निगेटिव मिलने वाला है और Cl निगेटिव मिलने वाला है। उसके साथ ही आपको एक हाइड्रोजन, एक H2O मिलेगा कि एक H2O आपने हटा दिया है रिएक्टेंट साइड से। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब हम रिएक्शन को मैच कर लेते हैं। ए क्या है जनाब, यहाँ पर ए है Cl2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो Cl2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 1 है, इसका मतलब ओहो, इसको गलत कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट Cl2 का 1 सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर लिखा हुआ है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। बी क्या है जनाब, OH निगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यस 2 है, बिल्कुल सही। सी क्या है, ClO निगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ClO निगेटिव का क्या है, 1 है, यस जनाब 1 है, सही है। अब डी की बात करते हैं। डी क्या है, डी है जनाब Cl निगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि ये भी 1 ही है। ओहो, यानी कि ABCD आसानी से आपने कर दिया। रिएक्शन बैलेंस करनी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही है ना। अगर हर शिफ्ट में नहीं तो हर अल्टरनेट शिफ्ट तो आप बोल ही सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होने चाहिए। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, अगर ये दोनों चीजें हैं तभी जनाब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने वाली है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी कब होगी, जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट। क्यों होगी, क्योंकि जनाब जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या फिर घट जाए। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जनाब वो बढ़ेगी नहीं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी नहीं तो जनाब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, बोलिए। और इसी तरीके से अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर कोई एलिमेंट, तो जनाब वो रिडक्शन कैसे करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम नहीं होने वाली, वो मिनिमम स्टेट में है। तो एट द एंड आपको ये पता करना है यहाँ पर कितने हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाले। ग्रेट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए H2O2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ जाएगी, राइट। तो H2O2 क्या होने वाली है, यहाँ पर H की क्या होती है, चार्ज +1, तो +2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए आपको 2x लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि जनाब 2 ऑक्सीजन हैं और इक्वल टू 0 आप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आने वाला है, -1 आ जाएगा। बताइए, ऑक्सीजन -1 में है तो क्या -2 में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है यार, बिल्कुल जा सकती है। यानी कि रिडक्शन हो सकता है, -1 से 0 में जा सकता है, बिल्कुल +1 में भी जा सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, दैट मीन्स इसका डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम क्लोरीन ClO3 निगेटिव की। यहाँ पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए, +7 नहीं +5। ओहो, गलती हो रही थी हमसे ही, +5, राइट, क्योंकि क्लोरीन की हम x मानेंगे, O3 दैट इज -2 × 3 आपको करना पड़ेगा, इक्वल टू -1 करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाने वाला है। आप बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है या नहीं। जनाब इस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम मैक्सिमम होती है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर आपको यही नहीं पता है कि क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जनाब यहाँ पर आप उलझ के रह जाने वाले हैं। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, जस्ट अ सेकेंड, +7 होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर मिनिमम की बात करें तो क्या होती है, -1। तो बताइए +5 से +6 में भी जा सकती है, +7 में भी जा सकती है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर +5 से कम हो रहा है, यानी कि +4, +3, +2, +1, 0, -1, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो यस जनाब ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगी। अब बात करते हैं P4 की। P4 यानी कि न्यूट्रल बोले तो फास्फोरस की यहाँ पर क्या है, 0, राइट। ओके, तो फास्फोरस की जनाब 0 है, 0 से प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, राइट। तो ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, 0 से पॉजिटिव जाएगा तो ऑक्सीडेशन, माइनस में जाएगा तो रिडक्शन। क्लियर है। Cl2 की बात कर लेते हैं। Cl2 यहाँ पर कितना, 0। अब भैया 0 से अभी तो बता कर आए हैं आपको, यहाँ पर +7 तक पॉसिबिलिटी होती है, +7 तक पॉसिबिलिटी है और -1 तक पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। Cl2 को भी टिक कर लीजिए।
Ag, ओहो Ag, OG, ये कुछ नहीं होने वाला, Ag, राइट। Ag बोले तो सिल्वर, ये जीरो में ही एग्जिस्ट करता है, राइट। यहाँ से आप प्लस तो जा सकते हैं बट माइनस नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देने वाला, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, इसको क्रॉस कर देंगे अभी के लिए, ठीक है। अब Cu+1, Cu+1 से क्या Cu2+ आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है जनाब, बिल्कुल देखा है। Cu ऑब्वियसली न्यूट्रल तो होता ही होता है, तो जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए। F2 ये क्या है? ये है फ्लोरीन। ओ भैया फ्लोरीन, फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, दैट इज -1 या फिर 0। ऑब्वियसली यहाँ पर 0 में है, 0 से -1 जा सकता है बट 0 से पॉजिटिव नहीं जाने वाला, यानी कि इसका रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, दैट मीन्स ये नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं NO2 की। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जनाब? यहाँ पर +4 है ना, +4 से +5 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है और मिनिमम तो आपको पता ही है -1। ऑब्वियसली -1 0 बहुत कुछ जा सकता है, ओके, -1 0 -3 तक जा सकता है, दैट मीन्स रिडक्शन तो होने ही वाला है, तो NO2 भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब बात कर लेते हैं फटाक से हम K+ की। तो क्या आपने कभी K2+ देखा है? नहीं देखा है ना, नहीं, क्योंकि ये पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, पहला ग्रुप का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1+1 देता है, तो K+ से 0 तो जा सकता है, पॉसिबल है, बट 2+ नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। चलिए जनाब काउंटिंग कर लेते हैं कितनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाले हैं। H2O देगा, ClO3 देगा, P4Cl2 यानी कि 4, 5 और 6, तो 6 स्पीसीज ऐसी हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाली हैं, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट पोजीशन में है। क्या है यहाँ पर? थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन, ओहो, आयोडीन एंड ब्रोमीन के साथ ही अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है इन द गिवन रिएक्शन बिलो, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दी गई है। थायोसल्फेट क्या होता है? H2O3 2-, यस यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेट। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट का यहाँ पर दोगला बिहेवियर है, दो तरीके के बिहेवियर शो कर रहा है, H2O3 2- यानी कि थायोसल्फेट। तो वही यहाँ से पूछा गया है आपसे, इन 4 में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर चीज को जस्टिफाई कर रहा है, राइट, डुअल बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है। ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ओके जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन चेक करनी है आपको, तो पहले में चेक करते हैं I2 वाली रिएक्शन में। यहाँ पर हम I2 लिख रहे हैं ना, तो I2 वाली रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? देखिए 3 दूनी 6, 2 4 यानी कि +2 होगा ना, यस +2 होने वाला है। +2 से किस में जा रही है आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा, S4O6 2-, 6 दूनी 12, 12 2 हो जाएंगे 10 और 4 यानी कि 2.5, +2 से 2.5 क्या हो गया? +2 से +2.5 लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन, ग्रेट। अब बात करते हैं Br2 वाली रिएक्शन में, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2 लिख लेते हैं। H2O3 2-, यानी कि यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही थी, बट यहाँ +2 से किस में जा रहा है आपको ये चेक करना पड़ेगा। SO4 2-, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने वाली है +6, तो ये भी तो है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जनाब I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कैसे करवा पाएगा? बोलिए बोलिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसको कोई तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, I2 है वो, यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ओके, तो आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट को उतना ही ज्यादा बढ़ाने वाला है, सिंपल है ना। +2 से +2.5 थोड़ी सी बढ़ी, +2 से +6 ओहो काफी बढ़ गई, सिंपल है ना, यानी कि Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर है इन कंपैरिजन टू I2, यानी कि ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। तो यस जनाब स्टेटमेंट 1 ही आपका सही हो जाने वाला है, ऑक्सीडेंट को ही तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समस्याएं तो नहीं होंगी इस सब चीजों में।
स्टेटमेंट 2 को पढ़ लेते हैं। थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन, नहीं, दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख चुके हैं। थर्ड वन, ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ब्रोमीन अगर जनाब वीकर होता तो +2 से +6 नहीं कम रख रहा होता, +2.5 से भी कम होता, बट यस ब्रोमीन हायर ऑक्सीडेंट, बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन, नहीं, ये वाला भी गलत है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रेमेटिक एनालिसिस। इट्स ओहो, तो जनाब ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमेशा से ही अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को हिलाने की ताकत रखते हैं, राइट। तो चलिए स्टेटमेंट 1 से हम शुरुआत करते हैं और पांचों ही स्टेटमेंट हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। ए वाले पढ़ते हैं। इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो फिलहाल जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वहां पर हम टिक करने वाले हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बाकी हम बाद में उसको अलग कर लेंगे। इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, यस ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनाब अगर ड्राई फॉर्म में होगा तो आप एक्यूरेट वेट मेजर कर सकते हैं। हाइड्रेशन में आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज इट इंश्योर्स, ओहो इंश्योर की स्पेलिंग भी नहीं आती है, हमको आती है बट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। इट इंश्योर्स एक्यूरेट वेट मेजरमेंट, सही है ना, एक्यूरेट वेट मेजरमेंट, रेट बहुत अच्छी बात है, इसलिए जनाब हमको इसे ड्राई फॉर्म में रखना होता है, सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, यस जनाब ये बिल्कुल सही है, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है एयर में, ये एयर में स्टेबल होता है, इसका क्या मतलब हुआ, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दैट इज O2 या फिर CO2, ये O2 CO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है जनाब, ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, यस, जब जनाब रिएक्शन ही नहीं हो रही तो केमिकल चेंज कहाँ से हो जाएगा, बताइए कहाँ से हो जाएगा। तो क्या लिखें हम, बाकी अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखना होगा, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, यस इंडीड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। बट क्यों करेक्ट है, क्योंकि जनाब ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, राइट, प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड बी स्टेबल इन एयर बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ एयर दैट इज O2 और CO2। ये लाइन आप लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो समस्याएं हो जाएंगी, काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, सी स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी तक के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ये दोनों आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाले, राइट। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, ओहो नहीं जनाब यहीं पे गलत हो चुका है, इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक नहीं, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वहां पर पानी लग जाए, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर हाइग्रोस्कोपिक होगा तो जनाब आप एक्यूरेट वेट कैसे मेजर कर पाएंगे। अभी अभी हमने बताया स्टेटमेंट ए में कि आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है, इसलिए आपको ड्राई फॉर्म में रखना होता है। तो जनाब इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाकी हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात है। इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज वी हैव टू मेजर एक्यूरेट वेट, करेक्ट। आगे पढ़ लेते हैं, हालांकि ये वाला स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो चुका है, बट आगे आप पढ़िए। एंड शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियसली एंड स्टोइचियोमेट्रिकली, जनाब ये वाली लाइन ना बिल्कुल सही है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। इतनी लाइन तो सही है बट इतनी लाइन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था इट शुड नॉट बी। जनाब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट तो हम गलत मान लेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्टेटमेंट सही है कितना गलत है। तो ये जनाब इट शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियसली एंड स्टोइचियोमेट्रिकली, तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इट शुड बी रिएडली सॉल्युबल इन वाटर, यस इट शुड बी रिएडली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही लाइन है जनाब ये। तो ये वाला स्टेटमेंट सही क्यों है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि जनाब डिजॉल्व होना अनिवार्य है, अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा बताइए। इसलिए जनाब ये रेडली सॉल्युबल होना चाहिए, अगर फटाक से सॉल्युबल हो जाएगा दैट मीन्स डिजॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाने वाला है टाइट्रेशन के लिए, राइट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओके आगे बढ़ते हैं, ई वाले को पढ़ते हैं।
KMnO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो नहीं जनाब, ये दोनों ही नहीं यूज किए जा सकते। KMnO4 क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि जनाब KMnO4 होता है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ये फटाक से डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाने वाला है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, डिकम्पोज हो जाएगा, राइट, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, NaOH का यूज हम क्यों नहीं कर सकते भैया? NaOH क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। अभी अभी सब कुछ बताया जा चुका है आपको हाइग्रोस्कोपिक के बारे में। अगर ये हाइग्रोस्कोपिक है इसका मतलब आप इसका एक्यूरेट वेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जनाब एक्यूरेट वेट मेजर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो गलती है। यस, इसका मतलब ये वाली लाइन गलत हो चुकी है, बट आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट। बताइए, पांचों स्टेटमेंट समझ आ चुके हैं ना? आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए जनाब, पांचों स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं और -1 तैयार रहते हैं अपने पास। ग्रेट, चलिए कोई बात नहीं। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, यानी कि C एंड E इज द करेक्ट वन। तो देखिए C एंड E कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। ओके, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि रेडियल नोड्स क्या होती हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज n-l-1। एंड एंगुलर नोड्स क्या होती है? हालांकि यहाँ पर एंगुलर नोड्स के बारे में पूछा नहीं गया, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज एल। एंड जब आप टोटल नोड्स के बारे में बात करते हैं, टोटल नोड्स, तो रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स को जब आप ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे एल एल कट जाएगा एंड n-1 आएगा। जब भी आपसे रेडियल नोड्स पूछा जाए तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। एंगुलर नोड्स में एल होता है एंड टोटल नोड्स n-1 होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 3p। 3p यानी कि n=3, राइट, ये होता है 3 जो लिखा हुआ है 3p, यानी कि n=3 और p का मतलब जनाब ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं SPDF, राइट। S का मतलब 0, p का मतलब 1, d से 2 एंड f से 3। ये जनाब L वैल्यूज हैं, राइट। S के केस में 0, p के केस में 1, d के केस में 2 एंड f के केस में 3। ये जनाब आपको याद रखनी होंगी, राइट। तो 3p के केस में n हो जाएगा 3 एंड रेडियल नोड्स के लिए हम यहाँ पर आते हैं, n की जगह पर हम लिखेंगे 3 एंड l का मतलब जनाब क्या होगा, n-l-1, तो जनाब ये होगा 1। 3 -1 -1 यहाँ पर फॉर्मूले में पहले से ही था, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। 3 -1 2, 2 -1 1, राइट। इतनी तो आप सब्सट्रैक्शन कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, रेडियल नोड्स इक्वल टू n-l-1, एंगुलर नोड्स इक्वल टू l, टोटल नोड्स n-1, राइट। एंड l हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, SPDF में 0 1 2 3 l होती हैं रिस्पेक्टिवली, ऑलराइट। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रल सीरीज दी हुई है हाइड्रोजन की एंड स्पेक्ट्रल रीजन आपको बताने हैं। ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में भी करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, ऑलराइट। और आपको ये बेसिकली याद होनी चाहिए कि लाइमन सीरीज, जस्ट अ सेकेंड, हम सारी की सारी लिख देते हैं लाइमन। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी सीरीज लिख दी है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, राइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लाइमन में यूवी रीजन होता है, लाइमन में होता है यूवी रीजन एंड बाल्मर में होता है विजिबल रीजन। सिर्फ ये ही दो आपको याद रखनी है, बाकी के तीनों में, इन तीनों में ही इंफ्रारेड रीजन होता है। तो जनाब थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, इंफ्रारेड रीजन, रेड, ओके। तो आपको सिर्फ ये तो याद रखना है, लाइमन में होता है यूवी रीजन, बाल्मर में होता है विजिबल रीजन। तो आप देख पा रहे होंगे ए का हो जाएगा सेकेंड एंड बी का हो जाएगा विजिबल रीजन, ओके, यानी कि बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकेंड एंड बी का फोर्थ, ए का सेकेंड बी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द रॉन्ग वन। एंड नाउ ऑप्शन नंबर बी, ए का 1 बी का फोर्थ होना चाहिए जनाब। एक दोबारा से हम देखना चाहेंगे, ए का हो जाएगा सेकेंड एंड बी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा गलत। एंड नाउ ऑप्शन नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड, ए का सेकेंड बी का फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सी का थर्ड डी का फर्स्ट, वो निश्चित तौर पे इंफ्रारेड रीजन में ही आ रहे होंगे। तो आपको ये बेसिकली याद होनी चाहिए, लाइमन, यूवी रीजन, बाल्मर, विजिबल रीजन, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, इंफ्रारेड रीजन, राइट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए जनाब पहले इसको अंडरलाइन करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको टिक करना है अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को तो पढ़ा ही है। चलिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो जनाब ये लाइन बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लियर है। आगे आइए,
मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, बिल्कुल सही, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यस। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो, नहीं एनी रेशियो नहीं, यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो होगा, राइट, फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो, नहीं, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और उसको भी देख लीजिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो, ओके, तो इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, राइट। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, तो जनाब ये वाली लाइन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सही है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, ml इक्वल टू 1 एंड ms इक्वल टू -1/2। तो जनाब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एंड बिलीव मी जितना बेहतरीन ये क्वेश्चन है उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस अपना फोकस स्क्रीन पर रखिए, राइट। चलिए कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं हम। आपसे पूछा गया है क्वांटम नंबर, तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n डिफाइन करने वाले हैं, थोड़ी सी स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एंड बेहतरीन तरीके से बताया भी जाएगा। n इक्वल टू क्या होता है, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए जनाब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम को थोड़ा हम शॉर्ट में लिखेंगे क्वांटम नंबर। एंड इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें जनाब पता चलता है शेल, राइट, या फिर हम बोले एनर्जी लेवल, राइट, एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, राइट। एन का मतलब यही होता है, समझते जाइए, एन एल एम 4 होते हैं, अभी बताते हैं कैसे होते हैं। एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, इससे आप ये पता करते हैं, ओके। अब बात करी जाए एल की, तो ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे जनाब हमको पता चलता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है एनर्जी लेवल, एंड एल से पता चलता है हमको शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एंड एल किस पर डिपेंड करता है जनाब, इसकी डिपेंडेंसी एन पर होती है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। पॉसिबल वैल्यूज जनाब क्या होने वाली हैं इसकी, 0 to n-1, 0 to n-1, राइट, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं एल की। सिंपल है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो रुके रहिए, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको समझते जाइए, सारे डॉट्स लास्ट में आपके कनेक्ट कर दिए जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बात करते हैं एम एल की, राइट, एम एल और एक होता है एम एस, राइट। तो एम एल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, और ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन, इससे आप पता कर सकते हैं ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, राइट, सही है, इन स्पेस। और जनाब इसकी वैल्यूज क्या होती है, -L to L, सॉरी -L to +L, ऐसा याद रखिए, आसानी रहेगी। इससे आपको पता चलता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ओके, दैट्स ग्रेट। एंड इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज क्या होने वाली हैं, ऐसे रहने देते हैं हम, -L to +L लिख लीजिए, राइट, इंक्लूडिंग 0, 0 भी जनाब इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग 0। अब इसे जनाब -L से +L की तरफ आएंगे तो आपको बीच में 0 भी मिलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जनाब इसको नोट कर लीजिए, 0 भी हमको इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं चौथे की, दैट मीन्स एम एस की। एम एस की जनाब बात हम थोड़ा साइड में ही कर लेते हैं, क्योंकि नीचे भी तो हमको थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, चलिए लास्ट में थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेते हैं। एम एस ये क्या होता है, ये जनाब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। एंड ये जनाब स्पिन डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन की, स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो होगी -1/2 या फिर होने वाली है +1/2, राइट। -1/2 का मतलब होता है डाउनवर्ड स्पिन। तो एक बार फिर से सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे आपको पता चलता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स।
एंड पॉसिबल वैल्यू जनाब ये हैं, ml सब कुछ पढ़ के देख सकते हैं आप, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाइए। n इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, ml इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मॉड लगा हुआ है बाहर, मॉड यानी कि 0 इंक्लूड नहीं होने वाला, राइट। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4, रुकिए समझिए, कन्फ्यूजन है तो लास्ट तक बस क्वेश्चन को देखिए, सबको समझ आ जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। n इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 1, ms इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सॉरी माइनस है यहाँ पर, इस माइनस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दैट्स ग्रेट। अब जनाब हमारे पास ml इक्वल टू 1 है, राइट। ये देखिए यहाँ पर ml इक्वल टू 1 है। ml को हमने क्या बताया था जनाब, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। ml इक्वल टू 1 का मतलब है जनाब हम s को काउंट नहीं करने वाले, राइट। ml इक्वल टू अगर 1 है, दैट मीन्स ml की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या है जनाब, इस तरीके से -1 एंड +1। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर s ऑर्बिटल, राइट। s को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जनाब s के केस में सॉरी l इक्वल टू 0 होता है, राइट। l इक्वल टू 0 होता है जो कि यहाँ पर अलाउ नहीं है आपके लिए, ओके। दैट मीन्स हम s को कंसिडर नहीं करने वाले। अब बात करते हैं हम p, d एंड f की। तो p ऑर्बिटल को आप अच्छे से समझेंगे एंड वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है d एंड f में भी, राइट। तो हम p के लिए अगर बात करें तो n इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। p ऑर्बिटल लिख लेते हैं यहाँ पर हम, दैट्स इट। अब देखिए जो आपको ml इक्वल टू 1 दिया है, सॉरी ml इक्वल टू 1 नहीं है, थोड़ा सा हम पेन चेंज करेंगे। जो मॉड्यूलस ml इक्वल टू 1 आपको दिया है, ये किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, दो तरीकों से अचीव किया जा सकता है। कैसे, या तो जनाब l की वैल्यू 1 हो या फिर l की वैल्यू -1 हो, राइट। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो जनाब ml ही कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। ml क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, तो राइट या तो +1 हो या फिर -1 हो, दोनों ही केसेस में आपको मॉड्यूलस +1 ही मिलने वाली है, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जनाब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ms इक्वल टू -1/2, दैट मीन्स ms क्या है जनाब, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। और जनाब ms इक्वल टू -1/2 का मतलब होता है जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, उसकी हम सिर्फ और सिर्फ आधे ही ले सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, ms इक्वल टू -1/2 आपको दिया गया है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, उसके सिर्फ और सिर्फ आधे ही हम ले सकते हैं, राइट। क्योंकि जनाब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद डिफरेंट स्पिन, दैट मीन्स एक होता है -1/2 के साथ, एक होता है +1/2 के साथ, उनमें से आपको सिर्फ एक ही लेना है, -1/2 वाला। इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी आधे हो जाने वाले हैं, राइट, उनके आधे ही होने वाले हैं। तो जब आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, राइट। p ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, d में भी आपको 2 मिलने वाले हैं, f में भी आपको 2 मिलने वाले हैं, एंड सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने p में बताया वही जनाब d एंड f में भी लगेगा। आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, एंड ऑब्वियसली आपको पहले ही बताया जा चुका है कि s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि जनाब s के केस में l इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स ml इक्वल टू 0 हो जाने वाला है, सिंपल। p d f के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीनों का सम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 6 निकल कर आने वाला है, एंड यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, करेक्ट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कतें हुई हों, बट दोबारा से देखेंगे, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, राइट। बढ़िया है, आगे बढ़ें जनाब, पढ़ना चाहिए हमको आगे, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2 से 3 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द de Broglie वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ओके। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की, दैट मीन्स z इक्वल टू 1 हो जाने वाला है, एंड यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो जाने वाला है, दैट्स ग्रेट। RH रेडबर्ग कांस्टेंट आपको ये दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई है इसी को यूज करना है, खुद का दिमाग नहीं चलाना है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर सफाई कर लें तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। कौन से फार्मूले का यूज किया जाए जनाब, बचपन से आप ये वाला फार्मूला पढ़ते ही रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p, h/p होता है ना, p को हम ओपन कर सकते हैं mv से, राइट। h/p, p का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में आपको पता है कि m इक्वल टू m इंटू वी इसको लिखा जा सकता है, राइट, दैट्स गुड। तो क्या है जनाब, लैम्डा इक्वल टू h/mv, आपको फ्रीक्वेंसी लेकर आनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लेकर आएंगे, आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है क्या,
फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करने वाले हैं न्यू से, राइट, बट हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही लिखते हैं क्योंकि जनाब अदरवाइज आप वी से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और साथ में आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ये जनाब एच न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा से ही रिप्लेस होती है, राइट, क्लियर है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है? सी बाई लैम्डा। सी का मतलब स्पीड, नीचे लैम्डा, लैम्डा ऑब्वियसली सिंपल है। ओके, इतना तो क्लियर हो चुका है। अब जनाब क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी लेकर आनी है किसी भी हालत में। दैट मीन्स अगर हम क्या कर दें, सी बाई लैम्डा, ओके, तो ये वाली वी को हम ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से। बहुत ही ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन चलने वाला है यहाँ पर। लैम्डा को नीचे लेकर आइए, एम को इस तरफ ले जाइए, राइट, एम को इस तरफ ले जाएंगे, एच बाई लैम्डा वी ये आ जाने वाला है, राइट। अब जनाब एक वी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक वी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके पहले पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। वी वेलोसिटी ही है यहाँ पर, एक वी से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब वेलोसिटी स्क्वायर हो जाने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब सी बाई लैम्डा था, सी का मतलब था स्पीड ऑफ लाइट, बट आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ जाएगा। बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होने वाला है? स्पीड बाई लैम्डा। तो वी बाई लैम्डा को आप फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं जनाब, करिए करिए। एच बाई क्या होने वाला है? वी बाई लैम्डा होना चाहिए, दैट मीन्स एच एफ कर सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाने वाला है वी स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत? एच को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं इस तरीके से, एच इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखते हुए जाना है हमको। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी को अगर आप इस तरफ ले आएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को यहीं पर रखिए, एम वी स्क्वायर बाई एच। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एच। अब फिर से हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने वाले हैं, इसलिए हम फिर से थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे, राइट, ताकि आपको सब कुछ दिखाई भी दे। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा, इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एम वी स्क्वायर बाई 2, ओहो, एम वी स्क्वायर बाई 2 को ही तो हम बोलते हैं आर एच, दैट मीन्स रेडबर्ग कांस्टेंट। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम वी स्क्वायर बाई 2 अगर आपने कर लिया है तो 2 बाई एच बचेगा, एंड एम वी स्क्वायर बाई 2 क्या बन जाएगा? आर एच। तो जनाब आर एच यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमने कैसे किया ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो रुकिए, थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने एम वी स्क्वायर बाई 2 जो हमने व्हाइट वाले बॉक्स के अंदर किया है, उसी को हमने आर एच से रिप्लेस किया है, जो आप कर सकते हैं, राइट। हाफ एम वी स्क्वायर रेडबर्ग कांस्टेंट ही होता है जनाब। तो इसको हटा दिया जाए, यस हटा दिया जाए, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही चुका है। ओके, तो बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल ही रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख कर रखिए। 2 इंटू आर एच की वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू क्या है जनाब यहाँ पर? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। एंड जब आप इसको एक्यूरेटली सॉल्व करने वाले हैं तो आपको मिलने वाला है 6 ये मिल जाने वाला है आपको, इंटू 10 टू द पावर 13 भी आपको मिलेगा। 10 टू द पावर 13 आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस खाली जगह में आपको लिखना था 661 इस तरीके से, एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो जनाब ये फार्मूला मैनिपुलेट करना अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा अपने ऊपर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, शांत बैठना है, काम एंड कंपोज रहेंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है एग्जाम में भी, राइट। बट जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जो एच की वैल्यू आप जनरली पढ़ते हैं 6.626, अगर आपने वो ले लिया 6.626, अगर आपने ले ली एच की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है 658, एंड जैसे ही आप 658 यहाँ पर लिखेंगे तो आपको -1 मिलने वाला है। इसलिए जो भी वैल्यू आपको दी जाए उसी का यूज करना है, राइट। खुद का दिमाग फालतू में नहीं चलाना है, जितना चलाने को बोला जाए जनाब उतना ही चलाना है। जब क्वेश्चन को क्रैक करना हो तभी चलाना है, ओके। अगर वैल्यूज दी गई हैं तो उनको यूज भी करिए,
एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दें हम आपको। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एम को हम यहीं पर रोक के रखेंगे, राइट। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये सारी चीज मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, वी से मल्टीप्लाई करेंगे, वी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए था तो डेफिनेटली हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल कर बाहर कर लेंगे, एंड बाकी चीज़ों को मैनिपुलेट करना तो आपको आएगा ही आएगा। ओहो, ये तो आ गया ग्राफ, भैया देख के डर लग गया। ग्राफ देखने में आपको डर लगेगा बट काम कंपोज रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिलीव मी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कैसे है इतना तो आपको पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, पता है ना। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसी को हम लैम्डा बोलते हैं, सही है। आपको डिस्टेंस दी गई है यहाँ से यहाँ तक की, दैट मीन्स 1.5 पिकोमीटर आपको दिया गया है। अभी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये है 1/4 डिस्टेंस, 1/4 ये हो चुकी है, 1/4 ये हो जाएगी, 1/4 यहाँ तक होने वाली है, यहाँ तक 1/4 यहाँ तक होगी, 1/4 यहाँ तक होगी, यानी कि 1.5 पिकोमीटर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको लैम्डा मिल जाता है, राइट। लैम्डा इक्वल टू क्या होने वाला है, 1.5 है ऑब्वियसली, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला है, 6 पिकोमीटर आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 पिकोमीटर, राइट। तो दिक्कत आसान है, आसानी से अगर आप डायग्राम को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली समझ में भी आएगा। आपसे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो बताइए जनाब फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अभी भी आप पढ़ के आए हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, राइट। सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा की वैल्यू 6 पिकोमीटर है। पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं किस वैल्यू में आपको कहा गया है। ओके, x इंटू 10⁻19 है। चलिए जनाब 19, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स 6 इंटू 10⁻−12 होगा। SI यूनिट में ही रखना पड़ेगा हमको, मीटर ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। पिकोमीटर ऊपर जाने वाला है जनाब, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाने वाला है। ओके, तो 1/2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 10⁻19 में, दैट मीन्स 10/2 इंटू 10⁻19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 निकल कर आने वाला है, सही है। 5 इंटू 10⁻19 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा था वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि जनाब डायग्राम देखिए, आसानी से आप ये तो पता ही होता है सभी को कि एक साइकिल जब कंप्लीट होती है उसी को हम बोलते हैं लैम्डा। 1/4 डिस्टेंस भी आपको पहली नज़र में समझ में आ जाएगी। तो जब 1/4 डिस्टेंस है, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट लैम्डा की वैल्यू आपको मिलने वाली है। फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, C बाई लैम्डा होता है। बाकी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो काम कंपोज रहिए, अच्छा पेपर जाएगा जनाब, बिलीव मी। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर। इसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी की जनाब एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। बट अगर n+l की वैल्यू सेम है तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी जनाब एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। पहले n+l को चेक करेंगे, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। बट अगर n+l सेम आ जाते हैं तो हम n की तरफ जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4। अब n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा है b की, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होने वाली है b की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर b की वैल्यू सबसे कम बताई गई है, राइट। ओके, अब बात करते हैं a और d की, जिनका 5-5 है। ओके, तो अब बारी आने वाली है a और d की। बट a और d में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, a की ज़्यादा है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा b की होने वाली है। b के बाद जनाब नंबर आने वाला है a का। क्यों आने वाला है, क्योंकि जनाब n की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू d। दैट मीन्स a की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू d, बट उसके बाद d आ जाएगा क्योंकि जनाब n+l की वैल्यू ज़्यादा है d की, सही है। 5-5 हो गया। अब बारी है 4-4 की। अब c और e की एनर्जी, c की और e की एनर्जी के लिए हमको e की एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जनाब n की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर c हो जाएगा, राइट। BADEC, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, BADEC, BADEC, BADEC। ओके,
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही है। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है एंड फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मार्क करके ही आना है। क्वेश्चन है द कैंडेला, ओके कैंडेला यहाँ पर 10 टू द पावर 12 ऊपर करके रखिएगा, is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency a into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1 by b watt per steradian a and b are respectively। ओके तो जनाब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ना कि कोई सॉल्व करने वाला, राइट। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है जो आपको ये देखने में लग रहा है, ये है थ्योरी वाला क्वेश्चन। कैसे है? कैंडेला वर्ड क्या आपने आज से पहले सुना है? नहीं सुना? चलिए जनाब हम सुनाते हैं। कहीं पर तो हमने लिखा था, ये जनाब यहाँ पर लिखा था हमने कैंडेला, ध्यान से सुनना है एंड इस पर्टिकुलर लाइन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैंडेला इन्वॉल्व अ सोर्स एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड इट हैव अ प्रिसाइज रेडिएंट इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके तो रेड पेन ले लें हम। यस, कैंडेला इन्वॉल्व अ सोर्स एमिटिंग monochromatic radiation of a specific frequency and it have a precise radiant intensity in a given direction। that means कैंडेला सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एंड रेडिएंट इंटेंसिटी, इन दोनों चीज़ों पर ही कैंडेला डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ओके, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की और जनाब रेडिएंट इंटेंसिटी पर। एंड इसका डायरेक्ट आंसर होता है, क्या होता है आइए देखते हैं। जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी, आपको बताया गया है इन गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनाब जो रेडिएशन इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जनाब ये होता है 540 13 हर्ट्ज का, राइट, 13 हर्ट्ज ये होता है। परफेक्ट, कोई न्यूमेरिकल नहीं है जनाब, ये डायरेक्टली आपको याद ही रखना होता है, राइट। तो ये तो जनाब हो गया 540 13 हर्ट्ज मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। एंड और क्या पूछा गया है आपसे? इट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी। जनाब जो रेडिएंट इंटेंसिटी होती है वो होती है 683, सॉरी 683 होगा, 38 नहीं होने वाला, 600, ये क्या हो गया है 83, 683 ल्यूमेंस पर वॉट। यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, ल्यूमेंस पर वॉट। यहाँ पर रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, राइट। ध्यान से 540 टेरा हर्ट्ज मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, देखिए 540 कहाँ पर लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 12 ऑलरेडी है, 540 जनाब यहाँ पर है। 683 ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, ये वाला नहीं। रेसिप्रोकल जैसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जनाब यही होता है 683। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक बार फिर से एक कैंडेला की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हम कैंडेला को समझने का प्रयास करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, यानी कि कैंडेला इन्वॉल्व्स अ सोर्स एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का जनाब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है। प्रिसाइज रेडिएंट इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स इसको हम बोल सकते हैं। ऐसा कोई गेस नहीं कर पाए होंगे आप कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओहो पता है क्या आपको इसके बारे में? द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर इज, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो दिया गया है वही यूज करना है, पाई की वैल्यू जो दी गई है वही यूज करनी है। बहुत ही अच्छी बात है जनाब। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आपको क्या ये पता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू होता है h/4 पाई। डेल्टा पी क्या है जनाब? यहाँ पर मोमेंटम। इसको ओपन कर लीजिए, डेल्टा एक्स को एज इट इज रखिए, मोमेंटम को जनाब मास करते हैं, एंड डेल्टा वी दैट मीन्स वेलोसिटी। एंड आपसे पूछा क्या गया है? आपसे क्या पूछा गया है जनाब? बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर डेल्टा वी को रोक कर रखना पड़ेगा। h/4 पाई लिखिए, इंटू करते हैं डेल्टा एक्स जनाब नीचे आ जाने वाला है 1 बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, इंटू एम भी यहाँ पर आ जाने वाला है। एम का मतलब है जनाब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ आ चुका है, वैल्यूज पुट करिए, डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से हम वैल्यूज को पुट करके दिखाई देते हैं आपको। इस तरीके से नीचे आएंगे, h/4 बाई एच की वैल्यू जनाब क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। जो पाई की वैल्यू है जनाब उसी को यूज करना है, 3.14 अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलाना है यहाँ पर, इंटू 1 बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर, ओके।
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 31 है जनाब यहाँ पर ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, तो आने वाला है 57.97 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट, ये आ जाएगा। 10 टू द पावर 9 आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 9 आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली 57.9 को आप 58 लिख देंगे एंड यहाँ पर खाली जगह में भी आपको 58 ही लिखना पड़ेगा।